आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि नौकरी में उन्नति या नौकरी में प्रमोशन के योग कुंडली में हम लोग कैसे देखें। तो सबसे पहले नौकरी में या अपने व्यवसाय में हो या अपने किसी भी कार्य में उन्नति की जहां बात आती है तो उन्नति के लिए प्रमुख रूप से एक ही भाव देखे जाते हैं। वह भाव है कुंडली का 10वां भाव। यह भाव हमें उन्नति, समृद्धि या प्रमोशन इत्यादि प्रदान करते हैं। और हमारा उन्नति समृद्धि कब होता है? तो जब हमारा भाग्य साथ देता है। 2 पॉइंट। तीसरा, उन्नति समृद्धि होने से हमें आय की वृद्धि होती है। मुख्य रूप से यही तीनों भाव प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः जिनके कुंडली में 10वां भाव अच्छा होता है, 10वां भाव मजबूत होता है, दशमेश के साथ में भाग्य भाव के स्वामी आय भाव के स्वामी का परस्पर संबंध होता है, तो सामान्यतः उनके जीवन में बार बार उन्नति मिलती रहती है। किसी को अपने कार्यों में, किसी को अपने व्यवसाय में, किसी को अपने नौकरी में। यदि बात नौकरी की है तो प्रमोशन, अन्य कार्यों की है तो समृद्धि इत्यादि। ग्रहों की बात की जाए, देखिए फलादेश करना अलग बात है और एक दूसरे के सहारे ज्ञान वर्धन के लिए आपसी चर्चा अलग बात हो जाती है। तो यहां तक तो हम लोगों ने भाव को पहचाना। इसके बाद में ग्रहों की बात की जाए तो 10वें भाव के जितने भी कारक ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य हुए, बुध हुए, शनि हुए, देवगुरु बृहस्पति हुए, इनके भी शुभ अशुभ संबंधों का विचार अवश्य करना चाहिए। अब इसी कुंडली को लिया जाए तो लग्न कुंडली में यहाँ दशमेश एवं एकादशेश की युति लग्न में ही है। यह उत्तम बात है। ऐसे व्यक्ति के प्रमोशन होने के चांसेस काफी बन जाते हैं। साथ में शुभग्रह के द्वारा दृष्टि भी है और बलि शुभग्रह है। यह बकरी भी है, पंचमेश भी है एवं धन भाव के स्वामी भी हैं। यानी कि दशमेश एवं एकादशेश पर धन भाव के स्वामी एवं त्रिकोण भाव के स्वामी और नैसर्गिक शुभग्रह जो बकरी भी हैं उनसे दृष्ट है। इसलिए इनके जीवन में बार बार उन्नति की संभावनाएं बनती है। अन्य ग्रहों की जी बात की जाए, अगर कारक ग्रह की सूर्य की, तो सूर्य एवं बुध नवमांश में भी अच्छी स्थिति में है। बुधदेव यहाँ पर अस्त हैं। बुधदेव अस्त हैं, बिल्कुल अस्त हैं, लेकिन बुध को उतना अस्त का दोष नहीं लगता। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति नवमांश कुंडली में शनि की राशि में है, लेकिन वह राशि लग्न कुंडली के चौथे भाव में भी है। देवगुरु बृहस्पति बकरी स्थिति में है, इसलिए काफी बलवान है। और देवगुरु बृहस्पति ही नहीं, कोई भी ग्रह यदि बकरी होता है तो फलों में अधिकता आ जाती है। वह किस प्रकार के फलों में? तो जिस प्रकार के वह फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे तो देवगुरु बृहस्पति
अशुभ फलदाता नहीं है, शुभ फलदाता ही है। एक तो द्वितीयेश है जो तटस्थ कहे जाते हैं, पंचमेश है जो अच्छे फल देने वाले हैं, साथ में शुभ ग्रह, इसलिए अच्छी बात है। तो लग्न कुंडली में तो योग बन रहे हैं कि बार बार तरक्की हो। अब इनके बाद में 10वां भाव, कुंडली के 10वें भाव से अब गोचर में, क्योंकि प्रमोशन के लिए या उन्नति के लिए गोचर एवं दशा, इन दोनों को अवश्य देखना चाहिए। यदि लग्न कुंडली में भी इस प्रकार के योग बन रहे होते हैं तो बार बार उन्नति होती है, लेकिन उन्नति कब होगी? जब गोचर में वह फिर योग बनेगा तब। यदि लग्न कुंडली में योग नहीं भी बन रहे होते हैं, फिर भी यदि गोचर में योग बनता है और संबंधित ग्रहों की दशाएं चलती है तो उन्नति होने की संभावनाओं में बल मिलता है। तो 10म भाव या 10म भावेश से इन ग्रहों का परस्पर संबंध होना उन्नति को दर्शाता है। तो किस ग्रहों का? तो कारक ग्रहों का। तो 10म भाव के जो कारक ग्रह हैं, शनि देव गोचर में तो अभी यहाँ पर है, लगले यह 2 साल के आसपास में रहेंगे तो इनका संबंध बना नहीं 10म भाव से। हाँ, 2 महीने बाद में जब सूर्य देव 10म भाव के स्वामी जब 5म भाव में आएंगे गोचर में, तो शनि से संबंध बनेगा। देवगुरु बृहस्पति अभी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के होंगे तब 5-6 महीने में, तब सूर्य देव जो है अभी तो धनु राशि के हैं, 1-2 रोज में मकर राशि में आने वाले हैं, तो फिर यहाँ पर आएंगे, यानी कि लगभग 6-7 महीने के बाद में, तब तक देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ हो जाएंगे, यानी कि ये कार्य। अब इसके बाद में बुधदेव तो सदैव अगल बगल में ही रहते हैं और सूर्यदेव कारक हैं ही एवं दशमेश भी है। तो इस प्रकार से यह जो संबंध बना, जब तक 10म भाव के स्वामी से यह संबंध नहीं बनता तब तक थोड़ी समस्याएं आती है। यह एक प्रबल सूत्र है, और भी सूत्र है, अनेक कई प्रकार के सूत्र हो सकते हैं, जितना ध्यान में है हम चर्चा कर रहे हैं। एक सूत्र तो यह हुआ। फल के लिए, जैसा कि अभी फल प्राप्ति हेतु या उन्नति या समृद्धि या तरक्की हेतु या प्रमोशन हेतु, जैसा कि अभी कुछ क्षण हमने कहा कि ग्रहों की दशाओं एवं गोचर में इनका शुभ संबंध दर्शाता है। यदि लग्न कुंडली में भी योग बन रहा है तो बार बार दर्शाता है। जिनके कुंडली में योग बने होते हैं उन्हें बार बार उन्नति होती है, क्योंकि गोचर में योग एवं दशाएं जीवन में बार बार आता है। अब यहीं पे मान लिया जाए कि 9 मेष एवं 10 मेष की युति जब होगी तब नौकरी में प्रमोशन के योग, ऐसे भी सूत्र हैं। तो यह तो जीवन में बार बार आएगी कि नहीं आएगी? ये तो ऐसी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इसमें तो प्रत्येक महीने 9 मेष एवं 10 मेष की युति होगी। तो क्या जी हर महीने होगी? अच्छा, तो हर महीने तो नहीं हो सकती ना, समय आने पर ही। चलिए, गोचर में जब 9वें एवं 10वें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध बनता है, और भी हम लोग सूत्रों पर चर्चा करते हैं। जब गोचर में 9वें एवं 10वें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध बनता है तो अब गोचर में जैसे कि 9वें एवं 10वें भाव का परस्पर संबंध, जैसा कि हमने कहा था, इस उदाहरण कुंडली में तो सूर्य एवं चंद्रमा की युति हर महीने में बनेगा, परस्पर संबंध बनेगा। तो क्या यह सूत्र लागू होगा? नहीं हो रहा है इस लग्न पर। तो और क्या, समय दर्शाने के लिए यह चंद्रमा है, लेकिन अन्य सूत्र लगने चाहिए। यानी कि हमने हमने अभी चर्चा किया कि 9वें एवं 10वें भाव के स्वामियों का परस्पर संबंध शुभ भावों में बने तो उत्तम। तो अभी अब सूर्यदेव अगर यहाँ पे होंगे तो यह शुभ भाव नहीं है, लेकिन यहाँ तो 1 महीने के बाद में आएंगे, 1.5 महीने के बाद में तो शुभ योग बना ना, सूर्यदेव यहाँ पर आएंगे
तो योग बना कि नहीं बना? यहाँ पर सूर्य एवं चंद्रमा की युति, तो नवमेश एवं दशमेश की युति हुई कि नहीं हुई? जी गुरुदेव। कुंडली का शुभ भाव भी है, फिर भी क्या प्रमोशन होगा? तो नहीं होगा। कारण यह है कि यह नियम यदि नवमेश या दशमेश, नवमेश यदि चंद्रमा होते हैं तो दशमेश सूर्यदेव होंगे, तो इन दोनों की युति अच्छे नहीं माने जाते, अधम योग का भी निर्माण कर देता है, एवं नवमेश ही चंद्रमा ही काफी क्षीण हो जाता है, बलहीन हो जाता है। तो फिर क्या भाग्य साथ देगा उस वक्त इस लग्न में? नहीं गुरुदेव, परेशान करेगा। क्योंकि नवमेश ही भाग्य भाव का स्वामी ही कमजोर हो गया, क्षीण हो गया, तो नहीं हुआ। जी गुरु जी। एक यह भी है कि सूर्य एवं चंद्रमा की युति अधम योग भी निर्माण बनाता है। जैसे चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो जाए तो, ऐसा हम लोगों ने काफी पुस्तकों में पढ़ा है। तो यह लोग, हाँ, दूसरे कोई लग्न होते, दूसरे नवमेश दशमेश होते तो वह परस्पर। अब इसके बाद में यदि नौवें एवं दसवें भाव के स्वामी का संबंध बने, हम लोग इस पर भी आएंगे, इस उदाहरण कुंडली पर भी हम लोग निर्णय तक पहुंचेंगे आज की कक्षा में, कल के लिए इसे नहीं छोड़ेंगे। यदि नौवें एवं दसवें भाव के स्वामी का परस्पर संबंध हो और किसी भी प्रकार से 11वें भाव का स्वामी भी संबंध बना ले, या इन दोनों की युति ही गोचर में 11वें भाव में बन जाए, तो, या इन दोनों की युति कहीं भी कुंडली बन जाए, अगर मान लीजिए कि पंचम भाव में ही बन जाता है, नौमेश एवं दशमेश की युति यदि पंचम भाव में ही बन जाता है, और एकादशेश अगर 11वें भाव में ही है देख ले, या एकादशेश शनि ही बनते हो, शनि देख ले, उदाहरण स्वरूप कोई भी लग्न हो सकता है, कोई ये निश्चित थोड़े है कि विश्व में जितनी कुंडलियां मिलेंगी आपको देखने के लिए केवल वृश्चिक लग्न की ही मिलेंगी, ऐसा तो नहीं है ना। जी गुरुदेव। पढ़े, हम लोगों के कहने पढ़ने का मतलब यह है कि इस लग्न को आधार मानकर हम लोग न पढ़ें, अन्य लग्नों को भी पढ़ें। निर्णय हम लोगों को इस कुंडली पर लाना है कि कब तक होने की संभावना है, सभी सूत्रों को समझने के बाद। यदि गोचर में किसी भी जो 4 ग्रह जो होते हैं, जो दशम भाव के कारक, गोचर में 10वें भाव में बुध बन, शनि की युति हो जाए गोचर में, और उस पर दशमेश की दृष्टि हो जाए गोचर में, या किसी भी कारण बस, किसी भी स्थिति बस दसवें भाव में अगर कोई एक, जैसे कि बुध देव हैं और शनि देव की दृष्टि पड़ गई, और इन दोनों में से किसी एक को दशमेश के द्वारा देखा जाता हो, चाहे दोनों में से कोई एक दशमेश को भी देख ले, हालांकि दशमेश के द्वारा देखे जाने पर उतना उत्तम फल नहीं जितना कि इन दोनों में से कोई भी ग्रह दशमेश को देखे, यानी कि दोनों ग्रहों का पर किसी भी प्रकार से संबंध दशम भाव एवं दशमेश से हो, उस वक्त प्रमोशन होने की संभावनाएं बनती है। तो जिस समय बुध एवं शनि दोनों की स्थिति दशम भाव में बनती हो, बुध शनि की, चाहे कोई भी लग्न की कुंडली हो, तो उस वक्त गोचर में दशम भाव के स्वामी बलवान हो, उस समय गोचर में दशमेश बलवान हो।
हाँ, नहीं यदि बुध शनि की दृष्टि भी वहां पड़ेगी और दशम भाव के स्वामी बलवान नहीं रहेंगे, तो फिर वह प्रमोशन वाली जो स्थितियां बनती है तो वह जो है मैनेज नहीं कर पाता व्यक्ति उसको। खास करके लग्न कुंडली में जिसके सूर्य मजबूत होते हैं और देव गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य मजबूत है, यहाँ भी अपने मित्र राशि में है और यहाँ भी अपने मित्र राशि में ही है। एक जगह अपने मूल त्रिकोण राशि से चौथे में है, नवमांश में अपने मूल त्रिकोण राशि से पांचवें हैं। अंशात्मक मान से भी ठीक ही है। अंशात्मक मान से यह 1640 से लेके 20 के बीच में है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि सूर्य देव यहाँ जब वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि का कौन सा नवमांश धनु होता है? क्योंकि वृश्चिक राशि का अंतिम नवमांश मीन राशि होता है। वृश्चिक का अंतिम नवमांश मीन राशि। तभी तो अग्नि तत्व के जो राशियां होती है 1, 5, 9, इनका नवमांश कहाँ से शुरू होता है? एक से। एक से। तो अब 8 के बाद में तो 9 आ जाएगा, तो 9 का नवमांश 1 से शुरू होगा, तो 8 का नवमांश तो 12 पे समाप्त हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि 10 डिग्री पीछे है। यहाँ पर है नहीं 1640 से लेकर 20 के बीच में। सूर्यदेव अंशात्मक मान से भी ठीक ठाक है, अंशात्मक मान से भी ठीक ठाक है, बलवान है। देवगुरु बृहस्पति भी ठीक ही है, बकरी है, 2 नंबर की राशि में है, लगभग अंशात्मक मान इनका 6 डिग्री के आसपास में होगा, यानी कि 3 अंशों से अधिक के ही हैं, उतने खराब नहीं है अंश बल से भी। ये हुआ। अब इसके बाद में प्रमोशन के लिए यदि सूर्य मजबूत है तो योग बनता है, तो प्रमोशन हो ही जाता है। गुरुदेव की स्थिति कुंडली में सही है, प्रमोशन के लिए योग बनता है तो भी हो जाता है। मंगल देव जब गोचर में अपने शुभ भाव में और अच्छे स्थिति के होकर, मंगल देव गोचर में मंगल देव जब गोचर में शुभ भावों में अपने शुभ स्थिति में होते हैं और साथ ही 9वें, 10वें, 11वें या 5वें के स्वामी इसको समझे, इस सूत्र को थोड़ा सा लिखते हैं। मंगल देव जब गोचर में शुभ भावों में गोचर कर रहे हैं, अभी मंगल देव यहाँ पर हैं, मंगल देव अभी किस राशि में है? धनु राशि में गुरुदेव। धनु राशि। अभी मंगल देव धनु राशि में है, यह भी भाव खराब नहीं है। मंगल देव के लिए तीसरा भाव भी खराब नहीं है, चौथा भाव भी खराब नहीं होगा, पांचवा भी नहीं, इस कुंडली के लिए छठा भाव भी नहीं, सातवां भाव भी नहीं, आठवां भाव भी। बुध की राशि है तो बुध मंगल को शत्रु नहीं मानता, आठवां भाव भी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो काफी देर लगेगा ना, क्योंकि छठा भाव कुंडली का बुरा भाव है, तो प्रमोशन के लिए छठे भाव का भी विचार किया जाता है, हम लोग उसको भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर इनकी मूल त्रिकोण राशि, तो यहाँ से लेके अगर यह तीसरा भाव बुरा है तो इनकी इस व्यक्ति के लिए मंगल की उच्च राशि यहीं पे है, तो क्या मंगल देव यहाँ पर आएंगे तो बुरा फल देंगे? नहीं गुरुदेव। नहीं देंगे। मंगल जब यहाँ कर्क राशि में आएंगे तो मंगल नीच के हो जाएंगे, तो योग नहीं।
तो कहने का मतलब यह है कि जब मंगल शुभ भाव में शुभ स्थिति में गोचर करे, यानी कि क्या किसी ऐसे भाव में हो, किसी ऐसे भाव में हो जो शत्रु राशि में हो जाए या अपने नीच राशि में हो जाए, उस समय नहीं, वैसा कोई भी समय जो मंगल शुभ भाव में गोचर करे और अच्छी स्थिति में भी गोचर करे, उस समय 10वें 11वें 9वें एवं 5वें भाव का जो भी स्वामी बनता है, यानी कि 9वां ये हो गया, 10वां यह हो गया, 11वां यह हो गया, पंचम यह हो गया। अब इस कुंडली में तो पंचमेश देवगुरु बृहस्पति मंगल के मित्र, चंद्रमा भी मंगल के मित्र, दसम भाव के स्वामी भी मंगल के मित्र। तो इन ग्रहों की अगर दशाएं चल रही हो तो परिवर्तन के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं। तो अभी पंचमेश की ही अंतरदशा चल रही है, जो यानी कि देवगुरु बृहस्पति की ही दशा चल रही है, जो 27 तक चलने वाली है। अतः स्पष्ट है कि इस बीच में देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा समाप्त होने से पहले कभी भी जब मंगल अच्छी स्थिति में होंगे तो प्रमोशन हो जाएगा, होने की संभावनाएं बनती है। साथ ही अभी और बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। जिस समय प्रमोशन हो रहे हों, प्रमोशन के योग बनते हों, उस समय छठे भाव में कोई नीच राशि के ग्रह ना हो, छठे भाव में कोई अस्त ग्रह ना हो, यह भी देखना है। अब यहां पर देखें कि अभी तक हम लोगों ने जितने सूत्रों को पढ़ा उसमें और भी है कि खासकर एक सूत्र कि 10वें भाव में गुरु शनि ग्रह जब भी गोचर करते हैं, 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति या शनि या दशमेश के ऊपर से, अब 10वें भाव के स्वामी ये हैं, सूर्यदेव हैं, तो सूर्यदेव लग्न कुंडली के जो सूर्यदेव जहां पर है, यानी कि 10वें भाव के स्वामी लग्न कुंडली में जहां बैठे हुए हैं, वहीं पर उसी राशि पर से शनि या गुरु का गोचर होता है तो भी उन्नति बनते हैं, प्रमोशन बनता है। अब इस उदाहरण कुंडली में क्या हो सकता है सो देखा जाए। अभी सूर्यदेव यहाँ पर हैं, अपने भाव से छठ, मतलब यहाँ पर आने वाले हैं तो अपने भाव से छठे आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो शत्रु राशि में रहेंगे, यहाँ पर आएंगे तो अपने भाव से 8वें हो जाएंगे। हाँ, जब यहाँ पर आएंगे तो कुछ चांस बन सकता है छठे भाव में, क्योंकि यह 10वें भाव से नवम भी है, तो नवम पंचम का संबंध बनता है। यह भी उतना उतना लाभकारी नहीं हुआ, लेकिन सूर्यदेव यहाँ भी आएंगे तो उतने नहीं। हाँ, यदि अब देखा जाए कि यदि सूर्यदेव यहाँ पर आते हैं नवम भाव में तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। यहाँ कर्क राशि में कब तक सूर्यदेव जाएंगे, किस महीने में, जुलाई महीने के आसपास में। कर्क राशि में सूर्यदेव कब जाए, लगभग जुलाई, अगस्त में। जुलाई अगस्त जी। तो अब कोई भी व्यक्ति, हम यहाँ पर कुंडली साफ कर रहे हैं, 30 जुलाई की कुंडली जनरेट करें, देखें उस समय ग्रहों की गोचर की स्थिति क्या है। या 10 जुलाई को देखें। गुरुजी 30 जुलाई को गुरु और सूर्य दोनों ही कर्क राशि में होंगे।
और मान से भी बराबर है, 12-13 डिग्री दोनों के 12-13 डिग्री मान होगा। अच्छा, तो फिर अब उसके बाद में जाइए, अगस्त महीने में जाइए, फिर 17-18 अगस्त को। 17 अगस्त को सूर्यदेव आ जाएंगे सिंह राशि में केतु के साथ, और गुरु और बुध हो जाएंगे कर्क राशि में। चलिए, गुरु का अंशात्मक मान 16 डिग्री। फिर ठीक है। सूर्य का अंशात्मक, अब यहाँ से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब ये तो अब रहेंगे सूर्यदेव 17 तारीख से लेकर 17 सितंबर तक यहीं पे रहेंगे ना। जी। तो यहाँ पर ठीक ठाक हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह क्या, मंगल देव कहाँ है? वो जी मंगल देव हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में 9 डिग्री के। तो अब यहाँ पर सभी ग्रहों की स्थिति चाहिए, शेष ग्रहों की स्थिति बतलाइए। चंद्रमा तुला राशि में। चंद्रमा तो 2 दिन रहता ही है, चलिए खैर कोई बात नहीं। शुक्रदेव कन्या राशि में। नहीं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्रदेव कन्या राशि में। मुझे कन्या राशि। शनिदेव मीन में ही है। राहुदेव कुंभ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्रदेव का अंशात्मक मान कितना है उस दिन? 16 डिग्री गुरु जी। ठीक ही तो है। 6, 16, 9 × 45, 5 × 50, 2 3 4 5। तो यह जो स्थितियां बन रही है, क्या यह प्रमोशन के लिए यह समय सितंबर अक्टूबर, जो प्रियंका जी ने भी कहा था, यहाँ पर देखा जाए पंचमेश एवं एकादशेश की युति भाग्य भाव में हो गया। अब जो ही यहाँ पे तो चंद्रमा नीचाभिलाषी है, और यह 16 तारीख की बात है, सूर्यदेव का भी अंशात्मक मान 1-2 है, जितना ही थोड़ा मजबूत होंगे, यानी कि थोड़ा सा अंश बल से बाहर निकलेंगे, तो चंद्रमा भी नीच से होकर के यहाँ तक आएगा। दशाएं भी पंचमेश की चल रही है, देवगुरु बृहस्पति की चल रही है। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में भाग्य भाव में ही आ गए, और उच्च के ग्रह के साथ में आय भाव का स्वामी हुआ। खष्टेश 6ठे भाव का स्वामी गोचर में 8वें भाव में भी है, और किसी भी ग्रह से यह दृष्ट नहीं है। और प्रमोशन की बात है तो प्रमोशन में व्यक्ति काफी भाग दौड़ जद्दोजहद करता है, यानी कि संघर्ष करता है प्रमोशन के लिए। करता है कि नहीं करता है? आराम नहीं करता। प्रमोशन की जब बात आती है तो व्यक्ति बेफिक्र रहता है क्या, कि संघर्ष में लगा रहता है, या प्रयास करता रहता है? प्रयास करता है गुरु जी। प्रयास करता रहता है। तो उस समय लगने से एक्टिवेट रहेगा या खस्ते से एक्टिवेट रहेगा? लगने से। तो प्रयास 6ठे भाव से होता है ना। खस्टेस मिल जाएगा गुरुदेव। लगने से खस्टेस दोनों एक ही बन जाते हैं। यहाँ तक फिर तो अलग अलग है ना, लगने से अलग है, खस्ते से अलग है। ग्रह एक ही है, लेकिन दोनों भाव का कमवा अलग अलग अनु है जी। यह संघर्ष, यह है प्रयास। 6ठा भाव क्या है? संघर्ष प्रयास है कि नहीं है जी। तो व्यक्ति के जब प्रमोशन की बात आती है तो वह अत्यधिक संघर्ष और प्रयास करता है प्रमोशन के लिए। तो जब प्रमोशन के लिए प्रयास व्यक्ति कर रहा होगा तो खस्ते से एक्टिवेट रहेगा या लगने से एक्टिवेट रहेगा? हाँ, सस्टेस। तो खस्टेस आ गया यहाँ पे अष्टम भाव में। कोई भी शुभ ग्रह के द्वारा देखा नहीं जा रहा है। यह नीच भंग गोचर के द्वारा नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हुआ। काफी सभी अच्छे योग बन रहे हैं।
एक ही तो गड़बड़ योग है कि उस समय गोचर में शुक्र नीच नीचे का हो है, जाए। मतलब आय भाव में नीच के ग्रह हैं। तो थोड़ा सा उस समय आज से ही थोड़ा सा शुक्र का उपाय वगैरह किया जाए, यानी कि थोड़ा सा दानशीलता बढ़ा दिया जाए एवं 12वें भाव का कार्य किया जाए, यानी 12वें भाव से संबंधित, और वो भी वहां पर शुक्र है। कहने का मतलब यह है कि यदि यह पुरुष की कुंडली है तो महिलाओं को के लिए जो सामाजिक रिश्ते बतलाए गए हैं उस प्रकार से रिश्तों के अनुरूप कदर करे, सम्मान दे। एक यह भी साथ में उस समय जब नौकरी की बातें आएगी या प्रमोशन की जब जब बातें आए तो शुक्रदेव का कुछ उपाय करे, या भी होगा। तो ये तो हो गया सरकारी नौकरी में। प्राइवेट नौकरी के लिए कुछ सुझाव बतलाने चाहिए। व्यक्ति में गुण होने चाहिए, कर्तव्यशीलता होनी चाहिए, लक्ष्य के आधार पर अपना योग्यता बनाना चाहिए कि प्रमोशन होने के बाद में जिस ओहदा पर हम जा रहे हैं उतना ज्ञान है कि नहीं है। वह सीनियर वालों को जानकारी होनी चाहिए कि हाँ जिस ओहदे पर इसको हम भेजेंगे उसके लायक है, एबल है, वैसी कैपेसिटी अपनी बनानी चाहिए। सीखते हुए अपने क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, बेहतर परिणाम देने का प्रयास करना चाहिए, अपने स्किल पावर का विकास करना चाहिए। अपने से बड़े अधिकारियों के साथ में विकास में किस प्रकार डेवलपमेंट हो उस पर चर्चा करते हुए अपने तरफ से कुछ सुझाव सलाह देना चाहिए। नया जवाबदेही निभाने के लिए क्षमता का विकास करना चाहिए अपने आप में। जिस पद के लिए हम उन्नति चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी एवं योग्यता पहले पूरा करनी चाहिए। फिर कुंडली में योग यदि बनते हैं तो प्रमोशन होता है, नहीं तो कुंडली में योग भी बनते हैं प्रमोशन के लिए या उन्नति के लिए, लेकिन उस लायक हम एबल नहीं होते तो हमारा प्रमोशन रुक जाता है। नहीं होता। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो इस कक्षा की वीडियो को भी अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य ही करें। गुरुजी, इसमें जो है अंश कैसे